इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस के बारे में एंड एनालिसिस ऑफ ट्रसेस के बारे में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, देन वी विल डिस्कस अबाउट एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है सॉम का। नेक्स्ट हम रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे इंजीनियरिंग जो है छोटा सा सब्जेक्ट है, वेटेज उसकी 10 मार्क्स की है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो उसको 3 और 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद एंड में हम फ्लूइड को फिर आराम से कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉले मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड। इन मेथड्स के अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, बट मोस्टली जो है सबसे ज्यादा इन मेथड्स को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीम्स। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम पॉइंट लोड एक्टिंग एट फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। इन दिस केस स्लोप इज इक्वल टू थीटा एफ इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। अब माइनस यहाँ पे इसलिए लगा है कि क्योंकि स्लोप जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दैट्स वाई इट्स इन नेगेटिव साइन। तो इन दिस केस डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो रही है तो तभी यहाँ पे ये माइनस में आ रही है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि पॉइंट लोड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड। अगर हमारे पास पॉइंट लोड जो है एट एक्स डिस्टेंस पे एक्ट करेगा फ्रॉम फिक्स्ड एंड, तो इन दिस केस स्लोप इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2EI and the deflection will be equal to minus wx cube upon 3EI plus wx square upon 2EI into L minus x। थर्ड केस इसमें आ रहा है UDL load acting over the entire cantilever beam। तो in this case theta is equal to small w L cube upon 6EI, deflection is equal to small w L4 upon 8EI। अगर हम यहाँ पे कैपिटल W को यूज करेंगे तो इन दिस केस थीटा क्या हो जाएगा, इस केस में कैपिटल W L स्क्वायर अपॉन 6EI, और डिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कैपिटल W L क्यूब अपॉन 8EI, क्योंकि W होता है स्मॉल w इंटू एल के बराबर। तो आपको अपनी मर्जी, आप इसको स्मॉल w में लिखो या कैपिटल W में लिखो। नेक्स्ट इसमें आ रहा है यूडियल लोड एक्टिंग एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6EI and the deflection will be equal to minus wx4 upon 8EI plus wx cube upon 6EI into L minus x। So फिफ्थ केस इसमें आ रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विद यूडियल लोड एक्टिंग एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड। अब अगर लोड जो है एट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फ्री एंड से एक्ट करेगा तो इस केस में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6EI स्मॉल w L minus x का क्यूब अपॉन 6EI and the deflection will be equal to minus WL4 upon 8EI minus स्मॉल w L माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8EI प्लस स्मॉल w इंटू L माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 6EI इंटू एक्स। सो नेक्स्ट एंड लास्ट केस इसमें जाता है अंडर यूवीएल लोड। जब यूवीएल लोड लगेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगेगा कैंटिलीवर बीम पे, 0 एट फ्री एंड W एट फिक्स्ड एंड। तो इन दिस केस स्लोप विल बी इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 24EI। स्लोप यहाँ से रेडियंस में निकलता है एंड द डेल्टा विल बी इक्वल WL4 अपॉन 30EI। By using these formulas, we can find out the slope and deflections of cantilever beam in different loading conditions. So next हम इसमें डिस्कस करेंगे slope and deflections for simply supported beams। अब अगर simply supported beams के केस में हमने slope and deflection को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। If E into I upon M is constant, then circular bending would occur in simply supported beam। अगर हमारे पास E इंटू आई अपॉन एम का रेशो कांस्टेंट आएगा तो उस केस में जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें सर्कुलर बेंडिंग अकर होगी। अब E यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और M हो गया मोमेंट। अब मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में भी यही 3 मेथड यूज किए जाते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड और मैकॉले मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड और मोमेंट एरिया मेथड को हम सिंगल लोडिंग कंडीशन के लिए यूज करते हैं और मैकॉले मेथड को हम सिवरल लोडिंग कंडीशन के लिए यूज करते हैं। अब ये जो फॉर्मुलाज पढ़े ये सारे डबल इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट किए हुए फॉर्मुलाज हैं। मोमेंट एरिया मेथड से भी अगर हम देखेंगे फॉर्मुलाज आपको यही सेम फॉर्मुलाज मिलेंगे, सिर्फ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन जो है डिफरेंट है मोमेंट एरिया मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड में। बाकी फॉर्मुला दोनों केसेस में सेम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस आता है जब पॉइंट लोड एक्ट करेगा एट द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। इन दिस केस थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, वेयर ए इज वन एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड बी इज other end of simply supported beam। So in this case slope will be equal to minus WL square upon 16EI and the deflection will be equal to minus WL cube upon 48EI। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सेंट्रिक पॉइंट लोड। अगर हमारे पास जो है पॉइंट लोड जो है अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करेगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इन दिस केस
थीटा विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी अपॉन 6 ई आई इंटू एल ए प्लस बी एंड द डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 3 ई आई इंटू एल। अगर हमने यहाँ से डेल्टा मैक्स को फाइंड आउट करना होगा, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना होगा, तो इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी अपॉन 9√3 ई इंटू आई इंटू एल ए स्क्वायर प्लस 2ab होल पावर 3 अपॉन 2। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे यूडियल लोड एक्टिंग ओवर द एंटायर स्पैन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इन दिस केस विल बी इक्वल टू WL³ अपॉन 24 EI एंड द डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 5WL4 अपॉन 384 EI। सो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मैकॉले मेथड इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ बीम्स सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स। तो अगर हमारे पास बीम्स में पॉइंट लोड एक्ट कर रहे होंगे तो उस केस में सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास है मैकॉले मेथड। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कर्वेचर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कर्वेचर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। सो स्लोप को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy अपॉन dx सिंपली। बेंडिंग मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं e इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। शेयर फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं e इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। और स्मॉल w को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, e इंटू आई इंटू d4 अपॉन d4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें जाता है मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड से अगर हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एरिया बेंडिंग मोमेंट बिटवीन पॉइंट्स। अब जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनके बीच का एरिया कितना आएगा, डिवाइडेड बाई e इंटू आई। तो इन दिस केस डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स बार अपॉन e इंटू आई। ए हो गया हमारे पास यहाँ पे एरिया बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द पॉइंट्स जिनके बीच में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स बार हो गया हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द एरिया। सो सेकंड टॉपिक हमारे पास इसमें आ जाता है एनालिसिस ऑफ ट्रस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रस क्या होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सेवरल बार्स और मेंबर्स रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर इज नोन एज फ्रेम और इट इज आल्सो नोन एज ट्रस। तो जब हम नंबर ऑफ मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट, वो हमारे पास क्या बनाता है, ट्रस। उसके बाद हमारे पास जाता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम्स हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम। अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जाता है परफेक्ट फ्रेम। इन दिस केस n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। तो इस केस में जो n होता है वो 2j माइनस 3 के बराबर होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। और वी कैन से डैट कि नंबर ऑफ मेंबर्स आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट कैन बी एनालाइज्ड बाय द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो परफेक्ट फ्रेम को हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से एनालाइज कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनेट फ्रेम बिकॉज इट्स स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट। तो इसको हम डिटर्मिनेट फ्रेम भी कहते हैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट होता है। एंड इट इज आल्सो नोन एज एफिशिएंट फ्रेम। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इम्परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम में क्या होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट सफिशिएंट टू कीप द स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इम्परफेक्ट फ्रेम। इन दिस केस n इज नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3। तो दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज आल्सो नोन एज डेफिशिएंट फ्रेम और इनडिटर्मिनेट फ्रेम क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट होता है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इनडिटर्मिनेट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम जो है फर्दर क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में, डेफिशिएंट फ्रेम और रिडंडेंट फ्रेम। डेफिशिएंट फ्रेम में क्या होता है कि n इज लेस देन 2j माइनस 3 एंड इन केस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम n इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे assumptions मेड इन द एनालिसिस ऑफ फ्रेम। जब हम फ्रेम को एनालाइज करते हैं उसमें हम क्या क्या assumptions करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फ्रेम इज परफेक्ट। सेकंड इज इट कैरीज लोड एट जॉइंट्स, कि जो फ्रेम है वो जॉइंट्स पे लोड कैरी करता है। एंड द थर्ड वन इज ऑल द मेंबर्स आर पिन जॉइंट, सारे के सारे मेंबर्स हमारे पास क्या है, पिन जॉइंटेड है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ सपोर्ट्स ऑफ अ फ्रेम। हमारे पास सपोर्ट जो है जनरली 4 टाइप्स की होती है, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट और रूलर सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस शो करता है, यहाँ पे R की वैल्यू 3 होती है, हिंज सपोर्ट के केस में R की वैल्यू 2 होती है और रूलर सपोर्ट के केस में R की वैल्यू 1 होती है। R मीन्स रेजिस्टेंस। अब देखो जो फिक्स सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट तीनों के लिए रेजिस्टेंस शो करती है। हिंज सपोर्ट ये 2 के लिए रेजिस्टेंस शो करती है और रूलर सपोर्ट जो है एक रेजिस्टेंस शो करती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इसमें जाता है इन केस ऑफ रूलर सपोर्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी एट राइट एंगल्स टू द रूलर बेस। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रूलर सपोर्ट के केस में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है राइट एंगल्स टू द रूलर बेस। एंड इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द लोड सिस्टम ऑन द फ्रेम। तो इस केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन जो है लोड सिस्टम पे डिपेंड करेगी कि फ्रेम पे किस टाइप का लोड लग रहा है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रेम, कि हम फ्रेम को कैसे एनालाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें डिटर्मिनेशंस ऑफ रिएक्शंस एट सपोर्ट्स एंड फोर्सेस इन मेंबर्स, रिएक्शंस एंड सपोर्ट्स एंड फोर्सेस इन मेंबर्स को फाइंड आउट किया जाता है। रिएक्शंस एट सपोर्ट्स आर डिटरमाइंड
by the condition that the applied load system and the induced reactions are in equilibrium condition। तो रिएक्शन जब हमें फाइंड आउट करनी होगी तो उसमें हम ये कंडीशन एज्यूम करते हैं कि अप्लाइड लोड सिस्टम और इंड्यूस्ड रिएक्शन जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो फोर्सेज इन मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग दैट एवरी जॉइंट शुड बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास हर जॉइंट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आते हैं, मेथड्स ऑफ जॉइंट, मेथड्स ऑफ सेक्शंस एंड ग्राफिकल मेथड। तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मेथड्स ऑफ जॉइंट। इन दिस मेथड फर्स्टली रिएक्शंस आर डिटरमाइंड एट स्पोर्ट्स एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग रिएक्शंस जॉइंट्स आर कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फर्स्ट केस में जो रिएक्शंस आती है स्पोर्ट्स पे वो फाइंड आउट की जाती है, उसके बाद जॉइंट्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है कि सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन जॉइंट आर कंसिडर्ड एज 0 एट जॉइंट नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेज। अब हमने जो जॉइंट सेलेक्ट करना है, जिस जॉइंट को हम एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करेंगे वहां पे 2 से ज्यादा अननोन फोर्सेज नहीं होने चाहिए। Force is pulling the joint, then it is considered as tensile force. If force is pushing the joint, then it is termed as compressive force. अगर फोर्स जो है जॉइंट को पुल कर रही है तब उसको हम टेंसाइल फोर्स कहेंगे। अगर फोर्स जो है जॉइंट को पुश कर रही है तो तब उसको हम कंप्रेसिव फोर्स कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मेथड्स ऑफ सेक्शन। इट इज अ वेरी क्विक मेथड एज इट डजंट इन्वॉल्व द सोल्यूशन ऑफ अदर जॉइंट्स। अब देखो जो मेथड ऑफ सेक्शन जो है ये बहुत क्विक मेथड है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ जॉइंट्स। मेथड्स ऑफ जॉइंट्स के केस में हमें उन जॉइंट्स को भी एनालाइज करना पड़ता है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, बट मेथड्स ऑफ सेक्शंस में ऐसा नहीं है। मेथड्स ऑफ सेक्शंस में हम उन्हीं मेंबर्स को एनालाइज करते हैं जिनमें हमें फोर्स डिटरमाइन करनी होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज क्विक मेथड बिकॉज इट डजंट इन्वॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ अदर जॉइंट्स। इट इज मोस्टली यूज्ड मेथड। तो मेथड्स ऑफ सेक्शन जो है मोस्टली यूज्ड मेथड है फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्रेम। सेक्शन लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मेंबर बट इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 3 मेंबर्स हुज फोर्सेज आर टू बी डिटरमाइंड। तो इसमें क्या किया जाता है कि सेक्शन लाइन ड्रॉ की जाती है, लेकिन इसमें यह ख्याल रखना है कि सेक्शन लाइन जो है 3 से ज्यादा मेंबर्स को क्रॉस नहीं करनी चाहिए जिनमें हमें फोर्सेज डिटरमाइन करनी है। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास अननोन फोर्सेज आर डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जो भी अननोन फोर्सेज है उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करके फाइंड आउट किया जाता है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव देन आवर अजम्पशन इज करेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो जब भी हम मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं फ्रेम को एनालाइज करने के लिए, हम उसमें फोर्सेज को एज्यूम करते हैं कि एक फोर्स पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आफ्टर डिटर्मिनेशन पॉजिटिव आई इट मींस दैट आवर अजम्पशन इज करेक्ट। अगर नेगेटिव आई तो हमें साइन इनवर्स कर देना है, उसका पॉजिटिव का नेगेटिव कर देना है। A section line can cut more than 3 members if the axes of 3 of them intersect at one point। अब देखो पीछे जो इसने बोला था कि सेक्शन लाइन जो है 3 से ज्यादा मेंबर्स को कट नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि सेक्शन लाइन जो है 3 से ज्यादा मेंबर्स को भी कट कर सकती है। बट किस केस में? अगर आउट ऑफ 4 मेंबर्स 3 मेंबर्स जो है एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मेकिंग इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द फोर्स इन फोर्थ मेंबर बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट कॉमन पॉइंट ऑफ द 3 मेंबर्स। और जो फोर्थ मेंबर होगा उसकी फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट द कॉमन पॉइंट ऑफ द 3 मेंबर्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? इट डजंट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू द अबव 2 मेथड। अगर हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड जो है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अबव 2 मेथड, इट डजंट गिव एक्यूरेट रिजल्ट बट समटाइम वी आल्सो यूज इट टू एनालाइज द फ्रेम। In case of graphical method, naming of members are given by means of Bowes notation। तो graphical method में जो हम members को नाम देते हैं by means of Bowes notation देते हैं। In this case, force is written with 2 capital letters on either side of the line। force को यहाँ पे 2 capital letters से लिखा जाता है on the either side of the line। Space diagram, vector diagram and force table are prepared। तो graphical method में space diagram बनाई जाती है, vector diagram बनाई जाती है और force table इसमें prepare किया जाता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इफ 3 फोर्सेज एक्ट एट अ जॉइंट एंड 2 ऑफ देम आर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन देन थर्ड फोर्स वुड बी 0। अगर 3 फोर्सेज किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट करती हैं और 2 फोर्सेज जो है अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन एक्ट कर रही है, तो उस केस में जो तीसरी फोर्स होगी उसका इफेक्ट जो होगा वहां पे 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इफ द फ्रेम कैरीज हॉरिजॉन्टल लोड्स देन द सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज्ड एंड विल बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। तो अगर हमारे पास फ्रेम में हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट करेगा तो उस केस में जो सपोर्ट रिएक्शन आएगी एट हिंज्ड एंड पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस अलग आएंगी और वर्टिकल रिएक्शंस अलग आएंगी। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें आता है, इफ द फ्रेम कैरीज इंक्लाइंड लोड देन द सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज्ड एंड वुड बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लोड एंड द वर्टिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल वर्टिकल load component minus ruler support reaction। So this was a brief introduction about slope and deflection and analysis of trusses।
आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।